महाराष्ट्र सचिवालय में शराब की कई खाली बोतलें पाई गईं। बोतलों के मिलते ही पूरे सचिवालय में हड़कंप मच गया। वजह ये कि बोतलें मंत्रालय के ग्राउंड फ्लोर पर कैंटीन जाने वाली सीढ़ियों के नीचे मिली। लेकिन वहीं मुख्यमंत्री, मंत्रियों, मुख्य सचिव और अन्य नौकरशाहों के कार्यालय भी हैं। शराब की खाली बोतलों के पाए जाने के बाद बीजेपी विधायक नितेश राणे ने तंज कसते हुए कहा कि यहाँ रोजाना दारू पार्टी होती है। राणे ने कहा, मंत्रालय में शराब की बोतलें मिली हैं। ये बात उन्हें किसी तरह से हैरत में नहीं डालती है। नाइट लाइफ गैंग का मंत्री यहाँ रहता है, इसलिए यहाँ पर पार्टी होती होगी। दारू के साथ और भी बहुत कुछ। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि कोविड टेस्ट से पहले मंत्रालय में आने वाले हर व्यक्ति का दारू टेस्ट करना होगा। पेंगुइन गैंग से इसे शुरू करना होगा। इस घटना की वजह से सचिवालय की सुरक्षा प्रणाली को लेकर सवाल उठ रहे हैं। बोतलें वहां कैसे पहुंची, ये बड़ा सवाल है। सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री दत्तात्रेय भराने ने कहा कि ये काम निर्माण कार्य के लिए मंत्रालय आने वाले निजी ठेकेदारों और मजदूरों का हो सकता है। उन्होंने कहा कि ये उनका निजी मत है। हो सकता है कि मंत्रालय के भीतर बोतलें परिसर में विभिन्न काम कर रहे कुछ निजी ठेकेदारों के कर्मचारियों द्वारा लाई गई हों। वह इस बारे में गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल को सूचित करेंगे। भराने ने कहा कि विस्तृत जांच की जाएगी और दोषियों को कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। पूछे जाने पर कि क्या ये घटना सुरक्षा में खामी का नतीजा है, उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति सुरक्षा अधिकारियों द्वारा जारी किए जाने वाले वैध पास के बिना मंत्रालय के भीतर प्रवेश नहीं कर सकता। भाजपा प्रवक्ता केशव उपाध्याय ने महाविकास अघाड़ी सरकार की निंदा की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के दिल में शराब कारोबार को लेकर हमदर्दी है। उपाध्याय ने कहा कि भाजपा सरकार ने महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में शराब की बिक्री के वितरण पर रोक लगा दी थी, लेकिन एनडीए सरकार ने उस निर्णय को पलट दिया है। उन्होंने कहा, यहां तक कि इस सरकार ने कोविड-19 के दौरान अन्य दुकानों और सेवाओं के लिए ढील देने से पहले ही शराब की दुकानों को खोल दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। कपिल सिब्बल का फंडा साफ है कि वो बीजेपी के खिलाफ सियासी लड़ाई तो लड़ेंगे, लेकिन उससे पहले अपनी पार्टी के अंदर की लड़ाई लड़ेंगे। और ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक कांग्रेस गांधी परिवार से मुक्त नहीं हो जाती। विपक्षी नेताओं के साथ डिनर करने के पीछे उनका यही मकसद था कि मांग अब तक ग्रुप 23 के नेता किया करते थे। अब वही सारी बातें दूसरी पार्टी के नेताओं ने भी कह दी। मतलब ये कि कांग्रेस की आंतरिक लड़ाई अब सड़कों पर आ गई है और दूसरी पार्टियां भी इसमें उछल कूद मचाने लगी। कांग्रेस में ये सब ऐसे वक्त में हो रहा है जब राजस्थान में पायलट और गहलोत आपस में भिड़े पड़े हैं और पंजाब में सिद्धू और कैप्टन आमने सामने हैं। यूपी, पंजाब सहित कई राज्यों में चुनाव कुछ महीने की दूरी पर है। ऐन इसी वक्त पर कपिल सिब्बल ने गांधी परिवार के नेतृत्व के सामने बड़ा मोर्चा खोल दिया। कपिल सिब्बल ने कांग्रेस पार्टी की गिरती साख पर चिंता जताते हुए अपनी ही पार्टी पर सवाल उठाए। सिब्बल ने कहा कि पार्टी में आपस में संवाद की कमी है, इसकी वजह से पार्टी में दिक्कत आ रही है। उन्होंने कहा कि 2019 से अब तक सोनिया गांधी से उनकी कोई बातचीत नहीं हुई। ये बहुत ही खराब स्थिति है। कपिल सिब्बल ने कहा कि पार्टी को ऊंचाइयों पर कार्यकर्ता ले जाता है। हम उनसे नहीं मिल रहे हैं और न ही उनकी बातें सुन रहे हैं। इससे उनमें निराशा है। इसको दूर करने के लिए हमें फौरन उनके बीच जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक बड़ी और पुरानी पार्टी है। भाजपा के खिलाफ जंग में कांग्रेस के बिना कोई भी पार्टी सफल नहीं होगी। ऐसे में विपक्ष को एकजुट करने के लिए कांग्रेस को पहल करनी चाहिए। इस पर उच्च स्तरीय चर्चा करने और पार्टी नेतृत्व को इस पर कोई बड़ा फैसला लेने के लिए आपस में संवाद करना बहुत जरूरी है। सिब्बल ग्रुप 23 के उन नेताओं में से एक है जिन्होंने सोनिया गांधी को पत्र लिखा था। कपिल सिब्बल की ओर से आयोजित डिनर में कांग्रेस को लेकर खुलकर चर्चा हुई। कपिल सिब्बल के डिनर में कई नेताओं की ये राय भी थी कि कांग्रेस पार्टी की मौजूदगी देश के कई राज्यों में है। ऐसे में कांग्रेस को रिवाइव होने की सख्त जरूरत है। नेताओं ने देश की सबसे पुराने सियासी दल कांग्रेस की मौजूदा स्थिति पर चिंता जताई। सूत्रों का कहना है कि कपिल सिब्बल के डिनर में नरेश गुजराल ने ये कहा कि अगर कांग्रेस को मजबूत होना है तो उसे एक परिवार से मुक्त होना होगा। नरेश गुजराल की इस टिप्पणी पर वहां मौजूद किसी भी नेता ने कोई प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त की। कांग्रेस के ग्रुप 23 समूह के नेता कपिल सिब्बल ने अपने जन्मदिन पर डिनर दिया था, जिसमें विपक्ष के कई बड़े नेता शामिल हुए थे।
सिब्बल ने कहा कि भाजपा के खिलाफ सभी दल लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन उनकी लड़ाई बिखरी हुई है। उसे एक नेतृत्व के साथ और एक नीति के साथ एकजुटता से लड़ना होगा, तभी हम अपने उद्देश्यों में सफल होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। अफगानिस्तान के विकास में अहम भूमिका निभाने के लिए भारत की तारीफ पूरी दुनिया में रही है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान की तालिबान की मदद करने के लिए आलोचना। इतना ही नहीं, तालिबान से जूझ रहे अफगानिस्तान पर पर्दे के पीछे से युद्ध थोपने के लिए पाकिस्तान पर प्रतिबंध लगाने की मांग की जा रही है। अमेरिका ने भी पाकिस्तान से आतंकियों की मदद करना बंद करने को कहा, जबकि भारत की जमकर तारीफ की। अमेरिका ने स्वीकार किया कि भारत ने अतीत में अफगानिस्तान में रचनात्मक भूमिका निभाई है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन के प्रेस सचिव जॉन किर्बी ने अपने डेली ब्रीफिंग में कहा कि भारत ने अतीत में प्रशिक्षण और अन्य बुनियादी ढांचे में सुधार के मामले में अफगानिस्तान में रचनात्मक भूमिका निभाई है। अफगानिस्तान पर भारत अमेरिका सहयोग के बारे में पूछे जाने पर जॉन किर्बी ने कहा कि अफगानिस्तान को स्थिरता और सुशासन बनाए रखने में मदद का प्रयास हमेशा स्वागत योग्य है। किर्बी ने कहा कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा पर मौजूद पनाहगाहों, आतंकी ठिकानों के बारे में अमेरिका पाकिस्तानी नेतृत्व के साथ बातचीत कर रहा है। हम इस बात को लेकर सावधान हैं कि ये पनाहगाह अफगानिस्तान में असुरक्षा और अस्थिरता के लिए जिम्मेदार हैं। हम पाकिस्तानी नेताओं के साथ इस तरह की चर्चा करने से कतराते नहीं हैं। जॉन किर्बी ने कहा, हम इस बात से अवगत हैं कि इन इलाकों में होने वाली आतंकी गतिविधियों के चलते पाकिस्तानी लोग भी शिकार होते हैं। लिहाजा हम इन ठिकानों को बंद करने और तालिबान की मदद करने वाले नेटवर्क को बंद करने के महत्व को जानते हैं। हम इस संदर्भ में पाकिस्तानी नेताओं से बातचीत कर रहे हैं। कनाडा के राजनयिक क्रिस अलेक्जेंडर ने अफगानिस्तान में हिंसा के लिए जिम्मेदार बताते हुए पाकिस्तान पर बंदिश लगाने की मांग की। क्रिस अलेक्जेंडर ने ट्वीट किया और कहा कि अफगानिस्तान पर पाकिस्तान का हमला संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत एक सशस्त्र हमला और आक्रामकता का कार्य है। अंतर्राष्ट्रीय कानून और नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को बनाए रखने के लिए इंटरनेशनल कम्युनिटी को अनुच्छेद 41 या 42 के तहत कार्रवाई करनी चाहिए। क्रिस अलेक्जेंडर ने लिखा कि दुर्भाग्य से कई देश अब अपने ही लोगों का दमन कर रहे हैं या जनरल्स के अधीन हैं। आज केवल एक देश सशस्त्र ठगों के साथ पड़ोसी देश पर अटैक कर रहा है, जो नागरिकों के घरों को तबाह कर रहे हैं। क्रिस अलेक्जेंडर पहले भी कह चुके हैं कि पाकिस्तान पर पाबंदी लगाए बिना अफगानिस्तान में स्थायी तौर पर सीज फायर मुमकिन नहीं है। प्रॉक्सी वॉर खत्म हो, पाकिस्तान पर प्रतिबंध लगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। गांधी बाड्रा के चेहरों पर खुशी देखने के लिए जो काम अशोक गहलोत, अमरिंदर सिंह और भूपेश बघेल जैसे कांग्रेसी सीएम नहीं कर सके, वह काम कल तक शरद पवार के नाम की माला जपने वाले उद्धव ठाकरे ने कर दिया। उद्धव ठाकरे ने ऐसा काम किया है जिससे ये लगने लगा कि गांधी परिवार के किसी वफादार नेता से वे कम नहीं हैं। उद्धव ठाकरे की इस भक्ति का अब सोनिया गांधी क्या रिटर्न गिफ्ट देंगी, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल खेल रत्न अवार्ड से राजीव गांधी का नाम हटाए जाने से दुखी कांग्रेस के लिए उद्धव ठाकरे ने खुश होने का एक बेहतर मौका दे दिया। असल में उद्धव ठाकरे राजीव गांधी के सम्मान में उतर आए हैं। कुछ ही दिनों पहले केंद्र सरकार द्वारा खेल रत्न से राजीव गांधी का नाम हटाकर हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के नाम पर कर दिया गया था। शिवसेना ने इस कदम से आपत्ति जताई थी। अब महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्षेत्र में राजीव गांधी के नाम पर अवार्ड की घोषणा की है। उद्धव ठाकरे की सरकार ने राजीव गांधी के नाम पर आईटी क्षेत्र के संगठनों के लिए अवार्ड की घोषणा करते हुए कहा कि तकनीक की मदद से समाज में योगदान देने वालों को यह सम्मान मिलेगा। महाराष्ट्र की 3 पार्टियों वाली सरकार द्वारा जारी किए गए आदेश के मुताबिक प्रधानमंत्री रहे राजीव गांधी ने आईटी सेक्टर को काफी प्रोत्साहन दिया था, इसलिए उनके नाम पर इस अवार्ड की घोषणा की गई है। हर साल 20 अगस्त को ये अवार्ड दिया जाएगा। इस दिन राजीव गांधी की जयंती भी मनाई जाती है। किस आधार पर मूल्यांकन करके अवार्ड देना है, इसके लिए महाराष्ट्र इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन को नोडल एजेंसी नियुक्त करते हुए इसका खाका तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई है। इसके लिए महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन को नोडल एजेंसी नियुक्त करते हुए इसका खाका तैयार करने की जिम्मेदारी दी है। इस साल ये भी सम्मान दिया जाएगा
लेकिन इसके लिए 20 अक्टूबर तक का समय लग सकता है। राजीव गांधी का जन्म 20 अगस्त 1944 को मुंबई में हुआ था। इस साल भी ये सम्मान दिया जाएगा, लेकिन इसके लिए 20 अक्टूबर तक का समय लग सकता है। महाराष्ट्र की 3 सत्ताधारी दलों में कांग्रेस भी शामिल है। महाराष्ट्र के मंत्री सतेज पाटिल ने ट्विटर पर इसकी घोषणा करते हुए कहा कि आईटी सेक्टर को बढ़ावा देने वाले राजीव गांधी को श्रद्धांजलि के रूप में इस अवार्ड की घोषणा की गई है। बता दें कि सतेज पाटिल कांग्रेस के ही नेता हैं। इस दौरान कई सोशल मीडिया यूजर्स ने महाराष्ट्र सरकार की चुटकी भी ली। किसी ने महाराष्ट्र का ही नाम बदलकर राजीव प्रदेश करने की सलाह दे डाली, तो किसी ने जावा, ऑरेकल, क्लाउड सर्विसेज और माइक्रोसॉफ्ट के नाम के आगे भी राजीव गांधी लगा देने की सलाह दे डाली। शिवसेना मुखपत्र पहले ही खेल रत्न का नाम बदले जाने को राजनीतिक एजेंडा बता चुका है। पार्टी सांसद संजय राउत ने कहा था कि राजीव गांधी को अपमानित किए बिना ही मेजर ध्यानचंद को सम्मान दिया जा सकता था। दूसरी तरफ कर्नाटक के नगरहोल में स्थित राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान का नाम भी बदलने की मांग तेज हो गई है। मांग की गई है कि नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान का नाम कोंडनडेरा मडप्पा करियप्पा के नाम पर रखा जाए, जो भारतीय सेना में पहले कमांडर इन चीफ थे। बता दें कि कोडागू के मूल निवासी करियप्पा का जन्म 28 जनवरी 1899 को मदिकेरी कोडागू में हुआ था और उनका 3 दशकों का विशिष्ट सैन्य करियर था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की सियासत गजब है। दोनों अदालत के एक फैसले पर जश्न मना रहे हैं और आम आदमी पार्टी खुशी से झूम रही है। दिलचस्प ये है कि जिस फैसले पर दोनों खुशी से झूम रहे हैं और सत्यमेव जयते का नारा लगा रहे हैं, उस मामले में आम आदमी पार्टी के 2 विधायक अमानतुल्लाह खान और प्रकाश जारवाल फंस गए हैं। अदालत ने दोनों के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। असल में ये पूरा मामला दिल्ली के तत्कालीन मुख्य सचिव अंशु प्रकाश के साथ मारपीट और बदतमीजी से जुड़ा हुआ है। दिल्ली की एक अदालत ने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के अलावा 9 अन्य विधायकों को भी इस मामले में मुक्त कर दिया, लेकिन अब उसके 2 विधायक बुरी तरह से फंस गए हैं। सवाल यह है कि जब पार्टी के 2 विधायकों के खिलाफ आरोप तय किए जाएंगे और उनके खिलाफ मुकदमा चलेगा, तो फिर वही पार्टी जश्न क्यों मना रही है? सवाल यह है कि केजरीवाल और मनीष सिसोदिया इस बात से खुश हैं कि 2 विधायक ही तो फंसे हैं, वे दोनों तो बच निकले। सवाल ये भी है कि इस बात को अरविंद केजरीवाल मान गए हैं। अंशु प्रकाश मामले में अमानतुल्लाह खान और प्रकाश जारवाल के खिलाफ जो आरोप हैं, वो सही हैं। आम आदमी पार्टी ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, सत्यमेव जयते। चीफ सेक्रेटरी को पीटने के झूठे मामले में अरविंद केजरीवाल पर लगे आरोपों से अदालत ने उन्हें मुक्त कर दिया है। दिल्ली की स्पेशल अदालत ने दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज किए इस मामले में सीएम के अलावा मनीष सिसोदिया के साथ 8 अन्य विधायकों को भी आरोपों से मुक्त कर दिया। अरविंद केजरीवाल ने भी ट्विटर पर सत्यमेव जयते लिखा। आम आदमी पार्टी इस मामले को लेकर खुद की पीठ थपथपाना चाहती है और इससे राजनीतिक लाभ लेना चाहती है, क्योंकि मनीष सिसोदिया ने भी इस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। 2018 के इस मामले को उन्होंने झूठा करार दिया और दिल्ली पुलिस पर आरोप लगाया कि उसने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बदनाम करने के लिए ये मामला दर्ज किया था। उन्होंने कहा कि देश के सबसे लोकप्रिय सीएम से घबराकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी ने ये साजिश रची थी। उन्होंने न्यायपालिका का आभार जताते हुए ये दावा किया कि दिल्ली पुलिस हमारे बेडरूम तक घुस आई थी। उन्होंने पीएम मोदी और बीजेपी को केजरीवाल से माफी मांगने के लिए कहा। साथ ही कहा कि न्यायपालिका की विश्वसनीयता इस फैसले से बढ़ गई है। उन्होंने भाजपा से कहा कि विपक्ष की चुनी हुई सरकारों को चलने दीजिए, उन्हें गिराने की साजिश मत कीजिए। इस मामले के सामने आने के बाद दिल्ली सरकार के कई अधिकारी हड़ताल पर चले गए हैं। यहाँ सवाल ये है कि केजरीवाल और सिसोदिया कह रहे हैं कि उनके खिलाफ मामले झूठे थे, तो क्या उनके दोनों विधायकों के खिलाफ लगाए गए आरोप सच हैं? वो मानते हैं कि इस घटना में वो दोनों शामिल थे। अगर ऐसा है तो क्या पार्टी उन पर कार्रवाई करेगी, या उनके हिसाब से अदालत का आधा फैसला सही है और आधा गलत? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। कैप्टन अमरिंदर सिंह के तेवर कुछ बदले से नजर आने लगे हैं। वे दिल्ली आए तो थे सोनिया गांधी से मिलने, लेकिन दिल्ली आकर वे सबसे पहले अमित शाह से मिले। सोनिया गांधी से वे दूसरे नंबर पर मिलने गए। नवजोत सिंह की हरकतों से नाराज कैप्टन ने सोनिया गांधी से खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर की और सिद्धू की तरफ से सरकार पर किए जा रहे हमलों को लेकर खूब सुनाया। सिद्धू के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद सोनिया और अमरिंदर के बीच यह पहली मुलाकात थी। यह बैठक 1 घंटे तक चली। हालांकि पंजाब के लिए पार्टी मामलों के प्रभारी हरीश रावत ने बताया कि दोनों नेताओं ने आगामी राज्य विधानसभा चुनाव पर चर्चा की, लेकिन सूत्रों ने कहा कि कैप्टन अमरिंदर ने नेताओं एवं प्रदेश के कार्यकर्ताओं के साथ बैठकों के दौरान सिद्धू द्वारा किए गए हमलों पर अपनी नाराजगी व्यक्त की।
रावत ने कहा कि दोनों के बीच कोई दरार नहीं है। मुख्यमंत्री ने पीपीए ड्रग माफिया पर कार्रवाई और राज्य के अन्य मुद्दों के संबंध में मुख्यमंत्री द्वारा उठाए गए कदमों से अध्यक्ष को अवगत कराया। सूत्रों का कहना है कि अमरिंदर सिंह ने सोनिया गांधी से साफ तौर पर सिद्धू पर लगाम लगाने को कहा, क्योंकि सरकार पर उनके द्वारा किए जा रहे लगातार हमला राज्य विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी के लिए अच्छा नहीं होगा। सूत्रों ने बताया कि दोनों के बीच कैबिनेट फेरबदल पर भी चर्चा हुई। एक कांग्रेस नेता ने कहा कि सीएम और पीसीसी प्रमुख के बीच के तालमेल को देखते हुए मंत्रिमंडल में बदलाव एक कठिन काम होने जा रहा है, इसीलिए इस प्रक्रिया में सभी पक्षों को शामिल करने के लिए विस्तृत चर्चा जरूरी है। अमरिंदर सिंह के मीडिया सलाहकार रवीन ठुकराल ने इस बीच मुख्यमंत्री के हवाले से ट्वीट किया और कहा कि सोनिया गांधी के साथ बैठक संतोषजनक थी। उन्होंने ट्वीट किया और कहा कि राज्य से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आज शाम दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की। उनके साथ एक बेहद संतोषजनक 1 घंटा बिताया। सोनिया गांधी के साथ बैठक से पहले अमरिंदर सिंह ने चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के साथ विस्तृत चर्चा की, जिन्होंने हाल ही में मुख्यमंत्री के सलाहकार के पद से इस्तीफा दे दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।